नमस्ते विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ फिर से एक नया वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आपको हर बार संदेश देता हूँ, तो संदेश यही है कि कोरोना वायरस आजकल चारों ओर फैला हुआ है, तो आप बच के रहिए उससे। भारत सरकार जो भी आपको निर्देश दे रही है, उसका आप पालन कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए दिशा निर्देश वही हैं कि घर से बाहर जब भी जाइए मास्क पहनिए और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज़र की बॉटल अपने साथ रखिए। जब भी घर से बाहर जाएँ 6 फीट वो किसी भी व्यक्ति से 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखें। गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएँ, हाथ ना मिलाएँ और हाथ जोड़कर प्रणाम या नमस्ते करें और समय-समय पर अपने हाथ साबुन से धोते रहें। तो बच्चों आइए इस संदेश के बाद शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जो देखिए, ये जो देखिए, ये जो वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय भारत सरकार सॉरी राष्ट्रीय अध्ययन क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी गई है। विषय सामाजिक विज्ञान विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारे अतीत भाग 1-2 और ठीक है, जब जनता बगावत करती है, ठीक है? कार्यपत्र है 20 है, तिथि 7 दिसंबर 2020 कक्षा जो है इसका 8 है। यहाँ विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आप ये यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है? तो उसके बाद में यहाँ विद्यार्थी के नाम के आगे स्पेस करके और कक्षा अध्यापक का नाम आप ये यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद में मैं आपको एग्ज़ाम्पल करके दिखा देता हूँ लिख करके। तो देखिए ये मैंने एग्ज़ाम्पल आपको दे दिया है, कैसे लिखना है, कैसे नहीं। तो आइए इसको शुरू करते हैं हम वर्कशीट। देखिए नीतियाँ और और देखिए इसमें एक हेडिंग है नवाबों की छिनती सत्ता, ठीक है? तो इसके बारे में हम बात करते हैं, तो पहले देखिए पढ़ लेते हैं इस वर्कशीट में है क्या? देखिए 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेज़िडेंट तैनात कर दिए गए थे। ठीक है? तो देखिए 18वीं शताब्दी के मतलब 18वीं शताब्दी मतलब क्या है कि देखिए उत्तरार्ध से मतलब कि 18वीं शताब्दी जब खत्म हो जैसे कि 1750 के बाद की बात है, ठीक है? तो देखिए हम देख रहे थे कि 1765 के बाद से धीरे-धीरे नवाबों की सत्ता खत्म होनी शुरू हो गई, है ना? क्यों खत्म होने शुरू हो गई? कि जो राजा थे या नवाब थे उनके दरबारों में रेज़िडेंट तैनात कर दिए गए, है ना? और स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूल के अधिकार जो देखिए उनके वसूली के अधिकार और इलाके एक-एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपनी हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की भी, है ना? ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भई ऐसा ना किया जाए, कैसे क्यों एक तो स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी, उनकी सैनिकों को भंग कर दिया गया, उनकी सेना को कैसे सहायक संधि करके, पिछली वर्कशीट में बताया था ना आपको, तो सहायक संधि से उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। बोला था कि आप अपने आपको अपनी अगर आपको ज़बरदस्ती करके कि आपको जो है, आपको सहायक संधि माननी पड़ेगी, इसके तहत जिनको वो हरा देते थे, जिन इलाकों को लड़ाइयों में, तो उनको सहायक संधि माननी पड़ेगी। उसके तहत आपको ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपको सुरक्षा देगी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी सैनिक खर्च उठाना पड़ेगा। और तो जो सैनिक खर्च नहीं उठाता था, उसको जो है कि उसको सहायक संधि के तहत उसके राज्य का कुछ हिस्सा उनको देना पड़ता था या पूरा का पूरा हिस्सा भी देना पड़ता था। तो लेकिन कुछ अब देखिए, उसके मतलब ये भी आपने बंगाल में ये भी देखा था कि मुगलों ने जो है कि 1765 के आसपास पूरी कंपनी को ही नवाब बना दिया।
तो ऐसे-ऐसे करके धीरे-धीरे करके उन्होंने जो है सत्ता छीन ली थी। भारत के काफ़ी इलाके इन्होंने कब्जा लिए थे। लेकिन कंपनी ने जो है काफ़ी बातचीत की, अपने कई नवाबों ने, कई राजाओं ने अपने हितों की रक्षा के लिए, जैसे उदाहरण के लिए झाँसी की रानी ने बातचीत की, उनके जो पति की पेंशन थी ना, उनको मिल जाए। अब सॉरी, उनका जो उनके जो झाँसी की रानी ने क्या बातचीत की कि उनकी जो संतान है, गोद ली हुई संतान, उनका राजा मान लीजिए, उनके जो पति की संतान है, जो उन्होंने गोद ली थी, उनको राजा मान लिया जाए। तो देखते हैं और अब आगे इस वर्कशीट में क्या है, देखते हैं। उदाहरण के लिए झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद में उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, ठीक है? मतलब रानी झाँसी क्या चाहती थी कि उनकी जो हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी गंगाधर राव की, तो वो बिना संतान मर गए थे, तो उन्होंने एक बेटे को गोद लिया था, तो वो चाहती थी कि उनके जो बेटा है, उनको राजा मान लिया जाए, ठीक है? फिर देखिए पेशवा अ, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नानक साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो नाना साहब ने क्या आग्रह किया, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो पुत्र थे नाना साहब, उन्होंने कंपनी से रिक्वेस्ट की कि है ना, कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी, वह मृत्यु के बाद उनको मिलने लगी, ठीक है? तो उनकी जो उनके उनके मरने के बाद में उनको मिलने लगी, नाना साहब को मिलने लगी। लेकिन कंपनी अपनी सत्ता और ताकत के नशे में चूर जो कंपनी थी, कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया, ठीक है? अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत थी, ठीक है? 1800 1801 में 1801 में अवध पर सहायक संधि थोप दी और 1856 में अंग्रेजों ने पूरी अवध को अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि, है ना? तो देखिए, आपको पता ही है कि 1856 में क्या किया, वो कब्जे में ले लिया पूरी तरह से। हालाँकि 1801 में सहायक संधि थोपी गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है ऐलान कर दिया कि क्या ऐलान किया? ठीक है, देखिए देखिए फिर से सुनते हैं, ले लिया। अ, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व ज़रूरी है। देखो कैसे बेवकूफ़ वाले तर्क दे रहे थे ये लोग, कि मतलब उनको किसी भी तरह से बस भारतीय राजाओं को, भारतीय जो इलाके थे, उनको कब्ज़े में लेना था। तो क्या तर्क दिया कि भई क्योंकि ये नवाब जो हैं शासन को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, तो इसीलिए जो है अंग्रेज उनको अवध को अपने कब्ज़े में ले लेंगे, ठीक है? अब देखिए, कंपनी ने देखिए, फिर क्या होता है, देखिए, कंपनी ने मुगलों के शा के देखिए कंपनी ने मुगलों के शा मुगलों के शासन को भी खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। 1849 में गव लॉर्ड लॉर्ड गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी थे, ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद में बादशाह के पर जो 1800 जब बहादुर शाह जफर 1849 में क्या ऐलान किया कि 18 कि जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी, तो बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर, ठीक है, उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि उम, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को, मतलब जो बच्चे पैदा होंगे, उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो देखो क्या कहते हैं, उन्हें केवल बादशाह तो नहीं माना जाएगा, उनको खाली राजकुमार माना जाएगा, मतलब प्रिंस माना जाएगा उनको। कि हाँ भाई, ये पता लग जाए लोगों को कि ये मुगल लोगों के बच्चे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब किसान और सिपाही। देखो किसान और सिपाहियों की क्या तकलीफ थी, ये हम देखते हैं। देखिए,
गाँवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर की वसूली के तरीकों से परेशान थे, है ना? बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीन, है ना? हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के देखिए, कैसा कंपनी के तहत जो भारतीय सिपाही काम करते, उनके असंतोष की भी अपनी ही वजह थी। देखो क्या हुआ था कि मतलब जो कंपनी थी, वो बहुत ही उसने क्या किया था, किसानों के ऊपर जो उनकी ज़मीनें थी, बहुत ऊँचा-ऊँचा लगान क्या बोलते हैं लाद दिया था, है ना? तरह-तरह के कानून बनाए, भई रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो उनमें कुछ में एक ऐसा व्यवस्था था कि जो भी लगान नहीं चुका पाएगा तो उसकी जो है ज़मीन कौन ले लेगी उसकी ज़मीन या तो एक दूसरे ज़मींदार को बेच दी जाएगी या फिर कंपनी ले लेगी, ठीक है? तो अब देखिए और जो जो भा अंग्रेज़ों के जो सिपाही थे जो आर्मी में भर्ती हुए थे, अंग्रेज़ों की आर्मी में जो भारतीय लोग भर्ती हुए थे, किसान लोग या जो भी लोग, तो उनकी जो उनके असंतोष के भी वो भी कुछ परेशान थे, वो भी अंग्रेज़ों से असंतुष्ट थे, उनके अपने कारण थे। कौन से कारण थे देखते हैं, ठीक है? वे अपने वेतन और ठीक है, क कैसे परेशान थे? ओके, ठीक। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं को और आस्थाओं को ठेस पहुँचाते थे। उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार ठीक है, जाना बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने लगता था कि समुद्री यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी, ठीक है? तो देखो, उस समय क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो लोग थे हिंदू धर्म में, तो उनका मतलब क्या मानना था कि अम, वो अगर समुद्र पार जाएँगे तो मतलब वो नहीं जाना चाहते थे समुद्र पार। क्यों नहीं जाना चाहते थे? उनका मानना था कि अगर वो समुद्र पार जाएँगे तो उनकी जाति और धर्म उनका भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि उनको लगता था कि वो लोग एक इंसान न रह के, है ना? इंसान के रूप में होते हुए भी नमक के पुतले बन जाएँगे, है ना? क्योंकि आप जानते हैं ना समुद्र में क्या होता है, समुद्र के पानी में नमक बहुत ज़्यादा होता है ना? तो इसलिए उनको ऐसा लगता था, ठीक है? जब सिपाहियों को कंपनी की ओर से सन 1824 में लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उनसे ज़मीन के उन्हें ज़मीन के रास्ते जाने में ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। 1856 में कंपनी के एक नए कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है, ठीक है? सिपाही गाँवों के हालात से भी परेशान थे, ठीक है? सिपाही देखिए, है ना? अब देखिए कंपनी ने क्या कंपनी ने 1856 ठीक है कंपनी ने 1856 में कानून निकाला कि भई अगर मतलब जो भी होगा, अगर कोई व्यक्ति है, तो देखिए कब ये कानून निकाल के हम ये देख लेते हैं। देखिए, रुकिए देखते हैं ये कानून कब निकाला गया था, ठीक है? हुँ, आओ देखते हैं बच्चों। हाँ, तो 1856 में एक कानून निकाला गया कि अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी की मतलब आर्मी में नौकरी करेगा, सेना में नौकरी करेगा, वो अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो उसको समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। तो देखिए, सिपाही जो है गाँव में जो उनके किसान लोग रहते थे, ठीक है? अब देखते हैं, अब आगे और देखिए। सिपाही गाँवों के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद की किसान थे। वे अपने परिवार गाँव में छोड़कर आए थे। लिहा लिहाज़ा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। ठीक है? अब वो किसान गुस्से में क्यों थे? तो आपको बता ही दिया हमने। अब देखिए कि अब सुधारों की प्रतिक्रिया। देखो, ये क्या हुआ कि कंपनी ने क्या कि कानून बनाया कि समुद्र पार भी जाना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ेगी लड़ने को। तो
कंपनी जो है सिपाही लोग आप तो जानते ही हो कहाँ से भई जब लोग बेरोज़गार हो गए थे कंपनियों की नीति से, तो बेरोज़गार लोग करते क्या? अब वो कंपनी में भर्ती हो गए, आर्मी में ही भर्ती हो गए, भई किसी तरह अपना पेट तो चलाना था। तो वो लोग जो भर्ती हुए थे वो खुद किसान थे, तो वो क्या थे अपने परिवार को वो गाँव में छोड़कर आए थे। तो जो किसानों में गुस्सा था वो जब वो घर जाते थे, तो वही गुस्सा लेकर लौटते थे सिपाही लोग और दूसरे अपने जो साथियों को आकर के कंपनी में बताते थे। तो अब देखते हैं, है ना? सु सुधारों पर प्रतिक्रिया, ठीक है, अब देखते हैं 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने की अनुमति दे दी। यहाँ तक कि देखिए यहाँ तक कि क्या अनुमति दे दी देखते हैं। यहाँ तक कि ज़मीन खुल मतलब 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने की इजाज़त दे दी। यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। सती प्रथा और विवाह देखिए और दूसरे का क्या कानून बनाया, ठीक है? देखिए, सती प्रथा और को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए, है ना? अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1850 में देखो अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को भी जमकर प्रोत्साहित किया गया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया, जिससे ईसाइयों ध जिससे क्या हो गया, ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है, तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही बन रहेगा। इन सभी कदमों से भारतीयों को ये यकीन हो गया कि मतलब इन सभी कानूनों से भारत के जो बड़े वर्ग थे उनको ये एहसास हो गया, उनको यकीन हो गया कि अंग्रेज जो है उनके उनके सामाजिक रीति रीति ठीक है? उनके सामाजिक रीति-रिवाज़ों और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करने पर आमादा है। मतलब यह नष्ट कर रहे हैं। तो देखो, एक तो देखिए, सबसे पहले बात कि कंपनी ने क्या-क्या किया था कि देखो 1830 में क्या है ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने की इजाज़त दे दी, है ना? और उनको बोला कि तुम संपत्ति भी जुटा सकते हो और फिर अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया गया। अंग्रेजी बोले कि भई अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाई करो। एक लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने 1835 में मिनट निकाला जिसमें क्या हो गया कि वो वो अंग्रेजी लोगों को भारतीय लोगों को अंग्रेजी में ही शिक्षा दी जाएगी, ठीक है? दूसरी बात कि उन्होंने 1850 में कानून बना दिया कि अगर कोई व्यक्ति जो है ईसाई धर्म अपनाता है भारतीय व्यक्ति, तो उसका जो अधिकार है पुरखों की संपत्तियों पर बना रहेगा, पहले जैसा ही। तो ये सुधारों से और क्या है भारतीय लोग खिन्न हो गए बुरी तरह से। और दूसरी बात कुछ देखो सती प्रथा को उन्होंने रोकने की कोशिश की, विधवा विवाह को रोकने की कोशिश की। हालाँकि देखो बच्चों ये जो सती प्रथा और विधवा विवाह का जो कानून था वो लाया, वो उन्होंने अच्छे के लिए लाया था। लेकिन उस समय लोगों को ये लग रहा था, भी उस समय लोग तो बहुत थोड़ा रूढ़िवादी लोग थे ये समाज, ठीक है? इस समाज में जो है हिंदू धर्म के समाज में देखिए कुछ हर धर्म में कुछ न कुछ कुरीतियाँ आ जाती हैं, तो उस समय भी कुछ कुरीतियाँ थी। तो कि भई सती प्रथा का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर मान लो कोई किसी लड़की के हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है ना, किसी औरत के हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, तो क्या करते थे कि उसको औरत को भी उसके हस्बैंड के साथ ही जला देते थे। कई देखो पहले तो क्या होता था लड़की शुरू-शुरू में भई अपने हस्बैंड से कई लड़कियाँ, कई औरतें होती थी, बहुत प्यार करती थी, तो वो शुरू-शुरू में दुःख में वो खुद जल जाती थी। लेकिन बाद में ये क्या है, बहुत आगे चल के ये बहुत सदियों पुरानी बात थी, है ना? लेकिन आगे चलकर इसको एक परंपरा बना दिया गया। तो इसको हम क्या नाम दिया हम लोगों ने सती प्रथा। तो इसको भी उसको ये तो अब क्या है कि कई औरतें जो है अपनी इच्छा से नहीं जलना चाहती थी, लेकिन ज़बरदस्ती उनको जला दिया जाता था। तो इसको अंग्रेज़ों ने रोकने की कोशिश की, तो ये तो ठीक के लिए रोका था। लेकिन भारतीय लोगों ने कहा नहीं भई, ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। और विधवा विवाह को भी, है ना? विधवा विवाह के लिए प्रावधान किया कि भई विधवाओं का विवाह होना चाहिए।
तो पहले लोग क्या मानते थे कि एक बार जो लड़की विधवा हो गई उसका विवाह नहीं होना चाहिए, जबकि मर्दों के लिए ऐसी कोई रूल नहीं था। तो ये तो गलत रूल था ना। तो इसको भी अंग्रेजों ने कहा कि भी विधवा विवाह होना चाहिए। तो एक इसको भी भारतीय लोगों ने क्या सोचा कि नहीं, ये चीज़ें हमारे धर्म में अंग्रेज लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है? तो अब देखिए प्रश्न उत्तर है। प्रश्न अब देखिए, हाँ, हाँ, प्रश्न 1, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी? ये आपको बताना है। तो देखिए, आंसर करते हैं। बहुत सारे दरबारों में सहायक संधि के तहत रेज़िडेंट तैनात कर दिए गए थे। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार और राजस्व वसूली के अधिकार और इलाके एक-एक करके छीने जा रहे थे, है ना? इसीलिए स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, ठीक है? और अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 2, कंपनी ने मुगल शासकों के देखिए, प्रश्न 2 है, ठीक है, रुकिए देखते हैं प्रश्न कौन-सा है? हाँ, कंपनी ने मुगल शासकों के अधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे। उनकी उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी, है ना? अब तो इस तरह से खत्म कर दिया। अब देखते हैं प्रश्न 3, कंपनी के शासन काल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे? तो देखते हैं, कंपनी के शासन काल में सैनिक और किसान निम्न कारणों से असंतुष्ट थे। पहला कारण जो था कंपनी, ठीक है? ठीक है? देखिए कौन से कारण थे ये बता करते हैं, ठीक है? 1, कंपनी की ज़्यादा लगाम की माँग के कारण किसान उसे चुकाने में असमर्थ पा रहे थे, जिस कारण, ठीक है, उन्हें महाजनों से कर्ज लेना पड़ रहा था और उसे ना चुका पाने के कारण वे अपनी ज़मीनें खो रहे थे, ठीक है? दूसरा, सिपाहियों को लगता था कि कंपनी उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहती है क्योंकि कंपनी उन्हें समुद्र पार जानकर लड़ने के लिए विवश कर रही थी और उस समय यह मानते थे कि समुद्र पार जाने से उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और भी कई कारण थे जिससे किसान और सिपाही असंतुष्ट थे, कंपनी से असंतुष्ट थे, ठीक है? अब प्रश्न, है ना? प्रश्न 4, ठीक है, प्रश्न 4 है, भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं? ठीक है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर करते हैं इसका में, 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुल के काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। सती प्रथा को और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए अ, कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया, जिसमें ये, है ना? जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। इन सभी कदमों से भारतीय के बड़े वर्गों को यह यकीन हो गया कि अंग्रेज उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो बच्चों, ये था आज का बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो। तो ठीक है। अ अ, तो बच्चों, अ,
ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, ठीक है? तब तक आप जो है ठीक है, तब तक आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है? तो ओके, बहुत-बहुत